उम्मीद करता हूं कि आपको एसेट्स के केस में कैसे डीटीओ डिटेल क्रिएट होता है समझ आ गया होगा। जब हमें ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करने को मिल रहा है और जब हमें कम डिप्रिसिएशन चार्ज करने को मिल रहा है, इसको बिल्कुल लायबिलिटी के समकक्ष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एसेट तो हमारा वो आइटम है जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, हमें इनकम होती है और उस इनकम को जनरेट करने की वजह से जो खर्च हमने किया है वो हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज़ हमें छूट देगी। इस वजह से एसेट्स के केस में हम रिकवर कर रहे होते हैं इनकम। अब लायबिलिटीज के केस में उल्टा होता है। लायबिलिटीज के केस में हमने एक लोन लिया है 50,000 का और आपने लोन रीपे कर दिया और आप टैक्स अथॉरिटीज पे दबाव बनाए बैठे हैं कि मैंने लोन रीपे किया है 50,000 का, मेरी इनकम में से माइनस कर दो। क्या ये इनकम में से माइनस होना चाहिए? क्या इस साल जो आपने इनकम कमाई है उसमें से 50,000 जो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, क्या वो इनकम में से माइनस होना चाहिए? अगर आप बोर्ड में बैठे हैं और आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे होते तो क्या आप ऐसी कोई छूट देते कि प्रिंसिपल रीपेमेंट को भी इनकम में से माइनस करने दो? जो आइटम आपकी इनकम और एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है उससे रिलेटेड हम कैसे छूट ले सकते हैं? यह आइटम सीधा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ। जब हमने लोन लिया था कैश अकाउंट डेबिट हुआ और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हुई, लोन लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई। इनकम स्टेटमेंट को तो बेचारी को पता भी नहीं है कि आपने लोन लिया है। और फिर एक दिन हमने जब पेमेंट की तो हम पहुंच गए इनकम स्टेटमेंट के घर की, अब तुम हमें छूट दो। इनकम स्टेटमेंट कहे कि मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि आप तो सीधा बैलेंस शीट में आए थे और वहीं से नदारद हो गए। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं आपके यहाँ इनकम के रूप में रिकॉर्ड होना चाहती हूँ या मुझे छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट की है। परमात्मा का शुक्र है कि आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इनकम में से भी इसे सेट ऑफ कर देंगे। आपकी इनकम जो जनरेटेड है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इस लायबिलिटी का टैक्स बेस जानने की कोशिश करूं तो लायबिलिटी के केस में डेफिनेशन को ज़रा गौर से समझिएगा। लायबिलिटी के केस में मेरी उम्मीद है कि जब भी मैं लायबिलिटी पेमेंट करता हूं, क्या मुझे कोई छूट मिलेगी इनकम स्टेटमेंट में? क्या टैक्स अथॉरिटीज़ मुझे कोई छूट देंगी अगर मैं कोई भी लायबिलिटी सेट ऑफ करता हूं? अगर मैं लोन सेट ऑफ करता हूं, 50,000 का हमने लोन पे किया, तो मैं ये जाके देखूंगा कि मेरा कैरिंग अमाउंट 50,000 का है। अब इसके सामने मैं उम्मीद को जोड़ता हूं, क्या मुझे कोई छूट मिलेगी जब मैं ये लायबिलिटी पे करता हूं? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कैरिंग अमाउंट लेस एनी अमाउंट अवेलेबल फॉर डिडक्शन इन फ्यूचर। कि मेरा कैरिंग अमाउंट 50,000 का है, क्या इसमें से जब भी मैं लोन रीपे करूंगा क्या मुझे कोई छूट मिलेगी? क्या थोड़ी या ज़्यादा या कम जो भी मिलेगा, क्या कोई मैं उम्मीद रख सकता हूं? तो इस लोन की जो 50,000 का कैरिंग अमाउंट लेके मेरी बैलेंस शीट में मौजूद है, इसका रीपेमेंट जब मैं करता हूं, मुझे फ्यूचर में भी कोई ऐसा अंदेशा या कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि मुझे छूट मिलेगी। तो मैं ये कंपेयर करता हूं, जब कैरिंग अमाउंट 50,000 से एनी अमाउंट अवेलेबल फॉर डिडक्शन इन फ्यूचर, तो मुझे पता लगता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में भी। तो 50,000 माइनस निल हो गया। इसका मतलब टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी भी 50,000 है। इससे रिलेटेड कोई फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं बनेगा। मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट 50,000 है, टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी भी 50,000 है। अब दोनों में जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो बैलेंस शीट अप्रोच में इस केस को नो डिटेल माना जाता है। जब कोई फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर आ जाते हैं, उस केस में ना तो डीटीए बनता है ना डीटीएल बनता है। ऐसे कुछ 4 वाक्य हैं जब आपको यह पता चलेगा कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, टैक्स बेस ऑफ एसेट या कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी या टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी बिल्कुल बराबर हैं या इनका कोई फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। वो 4 इंस्टेंसेस देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इन केसेस में कोई डीटीए कोई डीटीएल नहीं बनता है, इनका कोई फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है।